एज आई सेड 4 रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर एक्साइटेटरी रिसेप्टर हैं, एंड अल्फा 2 रिसेप्टर और बीटा 2 रिसेप्टर इनहिबिटरी रिसेप्टर हैं। तो हमारे पास जो अल्फा रिसेप्टर हैं, अल्फा रिसेप्टर की ऊपर 2 तरह की ड्रग्स आकर इफेक्ट करती हैं, इन फॉर्म ऑफ अल्फा एगोनिस्ट एंड इन फॉर्म ऑफ अल्फा एंटागोनिस्ट। तो हमारे पास जो अल्फा रिसेप्टर हैं, इसकी एगोनिस्ट में अल्फा 1 एगोनिस्ट हुआ करती हैं और अल्फा 2 एगोनिस्ट हुआ करती हैं। तो जो हमारी अल्फा 1 एगोनिस्ट हैं, हमको पता है कि अल्फा रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होता है तो क्या कराता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है, ब्लड प्रेशर को हाई करता है, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और माइड्रियासिस का मैकेनिज्म करता है, पीपल्स को डायलेट करता है। तो जब हम अल्फा 1 रिसेप्टर की ड्रग्स देंगे तो क्या होगा, ओवरऑल ये हमको चारों फंक्शंस अचीव होंगे। तो अल्फा 1 रिसेप्टर की ड्रग्स की जो क्लासेस हैं, उनकी 2 अहम ड्रग्स हुआ करती हैं, जिनको हम निमोनिक में आपको दे रहा हूँ पीएम की सूरत में हमारी 2 इम्पॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं जो इसकी रिप्रेजेंटेटिव हैं अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट क्लास की, जिसमें हमारे पास फिनाइल एपिनेफ्रीन है पी से और एम से हमारे पास मीडोड्रीन है। तो आप लोगों की जो फिनाइल एपिनेफ्रीन और मीडोड्रीन की प्रेस्क्रिप्शन बताने से पहले आप लोगों को रिसेप्टर का एक्शन रिकॉल करना होगा कि जब अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो बीपी हाई हो जाता है। अब एगोनिस्ट दे रहे हैं तो मतलब इस रिसेप्टर को और के एक्शन को इन्हांस करेगी, उसके एक्शन को मिमिक करेगी या कॉपी करेगी। तो जो पीएम क्लास है इन फॉर्म ऑफ फिनाइल एपिनेफ्रीन एंड इन फॉर्म ऑफ मीडोड्रीन, ये दोनों दवाइयाँ मोस्टली हमारे पास जो फिनाइल एपिनेफ्रीन है, ये हम पेशेंट जो हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं उनको दी जा सकती है। कोई आँख की हम सर्जरी कर रहे हो तो कोई कैटरैक्ट का ऑपरेशन हो, कोई लेंस डाल रहे हो, तो उस सूरत के अंदर भी प्री ऑपरेटिव मेयर्स में हम जो है फिनाइल एपिनेफ्रीन का इंजेक्शन देते हैं ताकि प्रॉपरली मीड्रियासिस हो जाए, प्यूपल डायलेट कर जाए और सुकून से हमारा ऑपरेशन या जो भी हमारा सर्जिकल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। तीसरा, हम फिनाइल एपिनेफ्रीन का जो काम होता है, इसको एज अ डीकंजेस्टेंट भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं इन केस ऑफ रिनाइटिस। तो जो दूसरा हमारे पास अल्फा रिसेप्टर में रिसेप्टर हुआ करता है, दैट इज अल्फा 2 रिसेप्टर। तो अल्फा 2 एगोनिस्ट जो दवाइयाँ होती हैं उनके लिए हमने जो निमोनिक तैयार रखना है, दैट इज सीएम। तो सीएम से जो हमारे पास सी से जो ड्रग है वो क्लोनिडीन होती है और एम से हमारे पास जो ड्रग होती है दैट इज कॉल्ड अल्फा मिथाइल डोपा। तो हमको पता है कि अल्फा 2 रिसेप्टर क्या है, अल्फा 2 रिसेप्टर एक इनहिबिटरी रिसेप्टर है। तो अल्फा 2 रिसेप्टर की एगोनिस्ट या अल्फा 2 एगोनिस्ट दवाई जब दी जाती है तो क्या होना चाहिए, जनरली वहाँ पे उसमें उसको ब्रोंकोडाइलेशन करानी चाहिए और उसको ब्लड प्रेशर को डाउन करना चाहिए, क्योंकि ये इनहिबिटरी है, इनहिबिटरी रिसेप्टर की एगोनिस्ट है। तो हमारे पास एज आई सेड के इस ग्रुप को प्रेजेंट करने के लिए जो 2 अहम ड्रग्स हुआ करती हैं उनको सीएम कहते हैं इन फॉर्म ऑफ क्लोनिडीन एंड अल्फा मिथाइल डोपा। तो जो क्लोनिडीन है ये प्योरली क्या है हमारे पास, ये ब्रोंकोडाइलेटर है। तो जब किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो तो उसको हम एसोनियासिड रिफाम्पिसिन के साथ ये हम क्लोनिडीन भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। मतलब इस क्लोनिडीन से मिलती जुलती जो हमारे पास दवाएं हैं जो इसी पर्पज़ के लिए दी जाती हैं वो एसोनियासिड और रिफाम्पिसिन हुआ करते हैं। इसके बाद इसी ग्रुप की जो दूसरी ड्रग होती है, दूसरी एग्जांपल जो अहम है वो है अल्फा मिथाइल डोपा। तो अल्फा मिथाइल डोपा भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है और ये हम ऐसी लेडीज़ को देते हैं जिनको प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन होती है, प्री इक्लेम्पसिया या इक्लेम्पसिया होता है, तो उनके लिए हम अल्फा मिथाइल डोपा क्या कर सकते हैं, प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अल्फा एंटागोनिस्ट की तरफ। जो हमारे पास अल्फा एंटागोनिस्ट होती हैं ये भी दोनों रिसेप्टर के अकॉर्डिंगली हुआ करती हैं। एक को हम अल्फा 1 एंटागोनिस्ट कहते हैं और दूसरी को हम अल्फा 2 एंटागोनिस्ट दवाइयाँ कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं। तो हमारे पास जो अल्फा 1 एंटागोनिस्ट हैं इनके लिए हमारे पास एक निमोनिक आप लोगों ने तैयार करना है, दैट इज़ कॉल्ड TPT।
टी से टैमसोलूसन, पी से पैराजूसन, टी से टेराजूसन। इसके अलावा एक और भी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग डॉक्सीजूसन इस फैमिली में आती है। तो ये तमाम ड्रग्स हम उस सूरत में देते हैं जब किसी पेशेंट को बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो या किसी का एबनॉर्मल बीपी हाई हो, उसको नॉर्मल रेंज में लेके आना हो, तब हम उसको टीपीटी अल्फा 2 एंटागोनिस्ट की फॉर्म में टैमसोलूसन दे सकते हैं, उसे पैराजूसन दे सकते हैं, उसे डॉक्सीजूसन दे सकते हैं या उसे टेराजूसन दे सकते हैं। क्योंकि हमने रिसेप्टर के मेन एक्शन को रिकॉल करना है। अल्फा 1 रिसेप्टर क्या करते हैं, बीपी को नॉर्मली इंक्रीज करते हैं। तो जब एंटागोनिस्ट दी जाएगी ये क्या करेगी, बीपी को डाउन करेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अल्फा 2 एंटागोनिस्ट की तरफ। अल्फा 2 एंटागोनिस्ट के अंदर एक नॉन सेलेक्टिव क्लास होती है, एक सेलेक्टिव क्लास होती है और कुछ नॉन सेलेक्टिव होते हैं। लाइक हमारे पास, जैसे मैंने ये आप लोगों को टैमसोलूसन क्लास पढ़ाई है, पैराजूसन, टेराजूसन, डॉक्सीजूसन, ये भी सिलेक्टिव है। और इसके अलावा एक ड्रग होती है मिट्राजापिन, तो ये भी हमारे पास सिलेक्टिव अल्फा 2 एंटागोनिस्ट है। तो ये हम मोस्टली ऐसे पेशेंट को देते हैं जो हाइपोटेंशन का शिकार हों या जिनको डिप्रेशन होती हो, तो ऐसे पेशेंट को ये दी जा सकती है। लेकिन अगर इसकी ओवरडोज हो जाए, टॉक्सिसिटी हो जाए, तो साइड इफ़ेक्ट्स में ऐसे पेशेंट को जो मिट्राजिपिन यूज़ कर रहा है जो कि अल्फा 2 एंटागोनिस्ट है, ऐसे पेशेंट को क्या हो सकता है टॉक्सिसिटी में, साइड इफ़ेक्ट्स में, उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा एपिटाइट होगी, लगेगी, मतलब लकड़ हज़म, पत्थर हज़म टाइप सवेयर भूख लगा करेगी उस बंदे को। सिडेशन हो सकती है नंबर 2, और नंबर 3 ऐसे पेशेंट को क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर सकता है। अल्फा 1 एंटागोनिस्ट क्लासेस के अंदर कुछ नॉन सेलेक्टिव मेडिसिन होती हैं। तो जो नॉन सेलेक्टिव मेडिसिन होती हैं आप लोगों की, ये अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर दोनों के ऊपर जाके इफेक्ट करती हैं। जो स्पेसिफाइड होती हैं वो अल्फा 1 के लिए सिलेक्टिव होती हैं या अल्फा 2 के लिए सिलेक्टिव होती हैं। लेकिन जो नॉन सेलेक्टिव हैं वो आप लोगों के अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों को मुतासर कर सकती हैं। तो इसके अंदर हमारी एक पीपी क्लास होती है जिसके अंदर हमारे पास फिनॉक्सीबेंजामीन है, जिसे हम फियोक्रोमोसाइटोमा जो हमारा डिसऑर्डर है, लाइक ये हमारे एड्रीनल मेडुला की कैंसर है, तो उसकी सर्जरी करने से पहले प्री ऑपरेटिव हम मेयर्स में क्या देते हैं, फिनॉक्सीबेंजामीन इंजेक्ट करते हैं। इसी तरह इसके अंदर एक और ड्रग होती है फेंटोलामीन। तो फेंटोलामीन हम ऐसे पेशेंट्स को देते हैं जिनकी फूड के अंदर टेरामीन इनटेक ज़्यादा हो, रेड चिली बहुत ज़्यादा खा रहा हो, या माओ इनहिबिटर से ले रहा हो ड्रग के, ये ड्रग्स की फॉर्म में या फूड की फॉर्म में। तो क्या होता है, नॉर्मली ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर एलिवेट कर जाता है, तो उसको डाउन करने के लिए हम फेंटोलामीन देते हैं। लेकिन फेंटोलामीन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए या साइड इफ़ेक्ट्स इसके जो हम कह सकते हैं, उसमें क्या होता है, ऐसे पेशेंट को रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है। उसके बाद हमारी जो दूसरी रिसेप्टर की वैरायटी होती है, बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं, उसके अंदर हमारे पास बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर हुआ करते हैं। तो जो बीटा रिसेप्टर की एगोनिस्ट होती हैं वो भी रिसेप्टर के अकॉर्डिंगली दो तरह की होती हैं, बीटा 1 एगोनिस्ट और बीटा 2 एगोनिस्ट। तो जो हमारे पास बीटा 1 एगोनिस्ट है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट दवाई जो यूज़ की जाती है, ड्रग जो होती है, ये हमारे पास एमरजेंसी जो किट्स होती हैं उनके अंदर डोब्यूटामीन की सूरत में पाई जाती है। एक ऐसा बंदा जो कोलैप्स कर रहा है, हार्ट रेट उसका गिरता जा रहा है, उसका जो है ना सांस टूट रहा है और ओवरऑल जो है वो कोलैप्स होता जा रहा है, तो एमरजेंसी की सूरत के अंदर उसे फौरी तौर पे हम एट्रोपिन या डोब्यूटामीन का इंजेक्शन दे सकते हैं। तो क्या होगा, उसकी हार्ट रेट और हार्ट कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी एमरजेंसी कंडीशन। क्योंकि नॉर्मली हमने क्या करना है, बीटा 1 रिसेप्टर के एक्शन को रिकॉल करना है। प्रेस्क्रिप्शन देते हुए ना, सैचुएशन के अकॉर्डिंगली प्रेस्क्रिप्शन करते हैं, हमने इन्हीं रिसेप्टर के एक्शन को रिकॉल करना है। तो बीटा 1 रिसेप्टर नॉर्मली क्या कराया करता है, हमारा बीटा 1 रिसेप्टर नॉर्मली जब ये एक्टिवेट होता है तो ये ब्लड प्रेशर को इन्हांस करता है। तो इस एक्शन को रखते हुए जब भी हम बीटा 1 एगोनिस्ट देंगे तो हमको रिक्वायर्ड इफेक्ट यही अचीव होंगे कि उसका एमरजेंसी के अंदर हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो मोस्टली ये एमरजेंसी किट्स के अंदर ये दवाई एट्रोपिन के साथ रखी जाती है। दूसरी जो हमारे पास ड्रग क्लास बनती है बीटा एगोनिस्ट के अंदर, वो बीटा 2 रिसेप्टर के एगोनिस्ट दवाएं हैं जिनको बीटा 2 एगोनिस्ट कहा जाता है। ये ज़्यादातर हमारी जो है ना ब्रोंकोडाइलेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं।
लाइक हमें रिकॉल करना चाहिए कि जो बीटा 2 रिसेप्टर होता है ये प्रॉपरली क्या कराता है, या वेजोडाइलेशन कराते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन कराते हैं। तो जितने हमारे पास सांस के पेशेंट होते हैं तो उनके लिए हम बीटा 2 एगोनिस्ट सांस की सूरत में प्रोवाइड करते हैं। सांस निमोनिक है, SANS, N इसमें साकेत है, S फॉर साल्ब्यूटामोल, A फॉर अल्ब्यूटिरोल, S फॉर साल्मिटिरोल। इसके अलावा फॉर्मिटिरोल भी एक दवाई होती है। तो मोस्टली जो COPD के पेशेंट हैं सांस के पेशेंट हैं, अस्थमा के जो पेशेंट हैं वो भी सांस के पेशेंट हैं, रेस्पिरेशन के पेशेंट हैं, तो उनके लिए जो हम ड्रग की क्लास प्रेस्क्राइब करते हैं वो सांस प्रेस्क्राइब करते हैं। लाइक S फॉर साल्ब्यूटामोल, A फॉर एल्ब्यूटिरोल, अगेन S फॉर साल्मिटिरोल, एंड इसके अलावा एक चौथी दवाई भी होती है मशहूर ज़माना जिसको फॉर्मिटिरोल कहते हैं। तो ये हमारी जो है दवाइयाँ इस सूरत के अंदर ब्रोंकोडाइलेशन करा के हम COPD और अस्थमा में दे सकते हैं। इनकी टॉक्सिसिटी भी हमें क्या करा सकती है कि एरिथमियास वगैरह काज कर सकती है। उसके बाद आ जाते हैं जी बीटा ब्लॉकर्स की तरफ या बीटा एंटागोनिस्ट की तरफ। एज आई सेड के रिसेप्टर के अकॉर्डिंगली ये भी दो क्लासेस बनेगी, बीटा 1 एंटागोनिस्ट एंड बीटा 2 एंटागोनिस्ट। लेकिन हमारे पास जो बीटा 2 एंटागोनिस्ट होती हैं ये कार्डियो सेलेक्टिव होती हैं। मतलब ऑफिशियली क्या कराना चाहिए, बीटा 2 एंटागोनिस्ट को BP हाई करना चाहिए। लेकिन जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 2 एंटागोनिस्ट होती हैं जो मोस्टली हमारी ज़्यादातर मार्केट में अवेलेबल हैं, ये ब्लड प्रेशर को डाउन करती हैं, लाइक प्रोप्रानोलोल। तो बीटा 1 एंटागोनिस्ट जो है ना ये साफ जहर है। ये बीटा 1 रिसेप्टर को जब एंटागोनोज करेंगी, उसको अपोज करेंगी, तो हमारा BP क्या है, डाउन होगा। तो जितने भी हमारी बीटा ब्लॉकर्स हैं इन फॉर्म ऑफ बीटा 1 एंटागोनिस्ट एंड इन फॉर्म ऑफ बीटा 2 एंटागोनिस्ट, ये कलेक्टिवली ब्लड प्रेशर को डाउन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो बीटा 1 के अंदर जो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं उसके अंदर हमारे पास एटिनोलोल होती है, एसीब्यूटोल होती है, एस्मोलोल होती है। तो ये 3 दवाइयाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इस क्लास की। तो बीटा 2 के अंदर हमारे पास जो दवाइयाँ हुआ करती हैं उसके अंदर ड्रग्स में प्रोप्रानोलोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसके अलावा एडिनोलोल ये बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है जो इस पर्पज़ के लिए बीटा ब्लॉकर्स जब BP डाउन करने के लिए जो हम इस्तेमाल किया करते हैं। प्रोप्रानोलोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कंट्रा इंडिकेशन याद रखनी है क्योंकि प्रोप्रानोलोल ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाया करती है। तो ऐसे पेशेंट जो दमे के भी मरीज़ हैं और ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ हैं, उनका क्रोनिक हाइपरटेंशन है, तो उनको प्रोप्रानोलोल प्रेस्क्राइब नहीं की जाती क्योंकि ये ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती है। तो ये दमे के पेशेंट को उसके दमा को वर्स कर सकती है, तो ये इसकी एक अहम दवाई है। इसके अलावा एस्मोब्यूटालोल जो कि बीटा 1 एंटागोनिस्ट है वो भी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। तो हम मोस्टली जो सर्जरीज करते हैं तो प्री ऑपरेटिव जो हम उनको BP को डाउन करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए हम जो इंजेक्शन देते हैं वो ना हमने हर रिसेप्टर की एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की दो एग्जांपल डिस्कस की, उनका स्कीमेटिक एक्शन डिस्कस किया, उनकी प्रेस्क्रिप्शन डिस्कस की। अब इनकी जो डिटेल है, इनकी बाकी जो ड्रग्स हैं वो हम बाकायदा तौर पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह शुरू कर देंगे। Thanks.